स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज पर पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल ने केस से हटने के लिए जो रिक्वेस्ट की है, उनके कुछ आरोप हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता नवीन प्रकाश दिल्ली से एक रिटायर जज के साथ इंटरेक्शन करते हुए। देखिए भीम न्यूज इंडिया की एक रिपोर्ट। ऐसी स्थिति हमें फेयर जो है डिसीजन की आशंका नहीं है। हमें आशंका है कि फेयर डिसीजन आप नहीं कर पाएंगे, इससे कृपया करके इस केस से हट जाइए। ये इनका केस था। सर, दिल्ली हाई कोर्ट का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें केजरीवाल जज साहिबा के सामने कुछ बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर वो पूरा मामला क्या है? देखिए, ऐसा मामला ये है कि इस केस में, ये केस क्या है पहले तो समझ लीजिए। केस ये है कि जो लिकर पॉलिसी, शराब की पॉलिसी बनाई थी केजरीवाल सरकार, जब चीफ मिनिस्टर थे केजरीवाल जी, उसकी सरकार ने, तो जिसमें जेल भी गए थे, जिसमें बाद में उसके खिलाफ एफआईआर होती है, सीबीआई एफआईआर करती है कि इसमें घोटाला हुआ है। उसमें सभी पॉलिटिशियंस केजरीवाल की पार्टी के, केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे बहुत सारे पॉलिटिशियन जो मंत्री थे वो जेल गए, चीफ मिनिस्टर भी जेल गए। उसके बाद में क्या हुआ कि उनकी बेल लगी हाईकोर्ट जज साहब के पास में। ये जज साहिबा जो जस्टिस सूर्यकांत शर्मा जी हैं, जो आजकल जिसका कल ऑर्डर आया, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, जो वीडियो उनके पास ही बेल लगी थी पहले, जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उस केस की। तो इन्होंने ज़्यादातर की बेल डिसमिस कर दी थी, बेल नहीं ग्रांट करी थी, और उसमें ऐसी बातें लिख दी थी, ऐसा लगता था कि जैसे कि केजरीवाल की पूरी सरकार इस घोटाले में लिप्त है। तो केजरीवाल की बेल रिजेक्ट इन्हीं जज साहिबा ने की, और मनीष सिसोदिया की भी की, बाकी औरों की भी कई लीडर्स की बेल इन्होंने रिजेक्ट कर दी थी। एक आध की किसी की शायद ग्रांट करी थी, बाकी सबकी रिजेक्ट कर दी थी। और रिजेक्ट कर ही नहीं दी थी, उसके खिलाफ बहुत सी बातें लिख भी दी थी इन केजरीवाल जी के खिलाफ या सिसोदिया जी के खिलाफ। वो फिर सुप्रीम कोर्ट में बेल लगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी थी। ये सब देश को पता है, ये बात जमात मिल गई थी, सबको पता है। उसके बाद क्या होता है कि पुलिस ने, फिर सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करके उस शराब घोटाले केस की चार्जशीट फाइल कर दी रावजबन्नी कोर्ट में, जज के पास में, तो सेशन जज होते हैं, स्पेशल कोर्ट होती है। उन जज साहब ने 3 महीने तक बहस सुनने के बाद में ये कह दिया केस बिल्कुल बेकार है, जीरो केस है, कोई केस में दम नहीं, प्राइम फेसियल केस नहीं है। और उन्होंने सारे जितने भी केजरीवाल सहित 23 अपराधी थे उसमें, और सभी को डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज का मतलब ये होता है कि ये केस जो है आगे एविडेंस के लायक भी नहीं है, चार्ज फेव करने के लायक भी नहीं है, बेबुनियाद केस है, इसमें बिल्कुल भी एविडेंस नहीं है, कोई दम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या हुआ कि भारत सरकार ने, सीबीआई ने तुरंत ही उसकी रिवीजन फाइल करी, जो हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में। वो रिवीजन, ये जो जस्टिस कांत शर्मा मैडम है, इनके यहाँ चल रही है, उनके यहाँ लिस्ट हो गई। फिर क्या हुआ, फर्स्ट डे पर 3 ऑर्डर पास किए उस केस में। ऑर्डर एक ही था, 3 बातें करी। एक तो सीबीआई के खिलाफ जो रावजबन्नी कोर्ट के जो सेशन जज साहब थे, उन्होंने कमेंट किए थे, सीबीआई ने गलत केस बना दिया और उल्टी सीधी बात करके चार्जशीट फाइल कर दी। सबने सीबीआई के खिलाफ कमेंट कर दिए, और उस इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के खिलाफ ये भी कह दिया कि सीबीआई के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन लेगी। खाली डिस्चार्ज नहीं किया, इन सभी एक्यूजों को केजरीवाल समेत डिस्चार्ज नहीं किया, सीबीआई के खिलाफ भी कमेंट किए, एडवर्स कमेंट जिसे बोलते हैं, और डिपार्टमेंट इंक्वायरी का ऑर्डर कर दिया। ये बातें हुई। इस ऑर्डर को तुरंत चैलेंज कर दिया सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में। तो इस जज साहिबा ने पहले दिन क्या किया कि वो कमेंट हटा दिए और इंक्वायरी पर रोक लगा दी। इसके अलावा क्या था कि सेशन जज ने लगाई थी, वो लगाए थे, सेशन जज साहब, जज ने कमेंट्स पास करे थे, वो कमेंट पास किए थे, और डिपार्टमेंट इंक्वायरी का ऑर्डर किया था इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीबीआई के खिलाफ। उन दोनों में रोक लगा दी, नंबर 1 पहले दिन हाई कोर्ट की जज साहिबा ने। उन्होंने और क्या किया कि सिर्फ 7 दिन का समय दिया इनको, केजरीवाल जी उनको, भाई 7 दिन के अंदर आप पहले जवाब दाखिल कर दीजिए, उसको मैं आगे बढ़ूंगी। तो ये जो चीज़ें थी, इसकी वजह से केजरीवाल और बाकी जो और अपराधी थे इसमें, सिसोदिया जैसे लोग, इन्होंने कहा कि भाई हमें न्याय मिलने की संभावना इन जज साहिबा से नहीं है, कि ये जो सेशन जज ने 3 महीने तक बहस सुनी और तब जाकर अपना को डिसीजन लिया। इन जज साहिबा ने 5 मिनट के आर्गूमेंट में, हम थे भी नहीं, एक्यूज कोई नहीं था उस वक्त, सीबीआई के जो सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब थे, कि उनके कहने पर उन्होंने उनकी सारी बातें मान ली और हमारे खिलाफ ऐसा लिख दिया जैसे कि ट्रायल कोर्ट का सेशन जज का ऑर्डर गलत था, प्राइम फेसियल। तो इन्होंने इतनी जल्दी डिसीजन कैसे ले लिया? इतनी मोटी फाइल है, 600 पेज का करीब जजमेंट है ट्रायल जज साहब का,
राज्यबंदी कोर्ट की जज साहब जजमेंट है 600 पेज का करीब करीब। तो 600 पेज का जजमेंट उन्होंने पढ़ कैसे लिया थोड़ी समय में और जान कैसे लिया? तो इस पे उन्हें लगा कि भाई हमारे खिलाफ हमारे पक्ष में ये डिसीजन नहीं आ सकता, ये शायद जज साहिबा फेयर नहीं है, ऐसा केजरीवाल जी का उनका आरोप था। तो उन्होंने क्या किया, राइटिंग में लिख करके लगा दी कि एप्लीकेशन हाईकोर्ट जज साहिबा के सामने कि भाई आप जो इस केस से हट जाइए। केजरीवाल ने लगाई, केजरीवाल जी लगा दी, पहल लगा दी थी उन्होंने किन के पास? पहल लगाई चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के पास में। लेकिन चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने कह दिया कि किसी जज को किसी केस से हटना ना हटना ये वो कुछ जज खुद ही तय करता है, हम ऑर्डर नहीं करते इसमें। तो फिर उन्होंने लगा दिया एप्लीकेशन इन्हीं जज साहब के यहाँ कि आप प्लीज़ हट जाइए इस केस में से। और उन्होंने 4 ग्राउंड बताए थे कि आप हटना क्यों चाहिए। लोग दूसरी बेंच को चाह रहे हैं, वहाँ बस इतना चाहते हैं कि भाई जजेस बहुत दिल्ली हाई कोर्ट में बहुत सारे और भी तो वहाँ भेज दो, खाली ये जज क्यों सुने। उन्हें लगता है कि हमारे खिलाफ ये कोर्ट जो है बायसनेस के साथ काम करेगी शायद, और हमारे फेवर में फेयर डिसीजन नहीं आएगा, ऐसा उन्हें लगता है। देखिए ऐसा है, जज साहिबा के आरोप के ऊपर आरोप एक तो ये है, तो सबसे इम्पोर्टेंट आरोप है कि ये जज साहिबा एक अधिवक्ता परिषद नाम का संगठन है, यानी वकीलों का संगठन है अधिवक्ता परिषद। वो संगठन है किसका? वो संगठन बनाया है आरएसएस ने। जैसे आरएसएस की एक पॉलिटिकल विंग भारतीय जनता पार्टी है, ऐसे ही जो है एडवोकेट्सों की विंग है जिसे अधिवक्ता परिषद बोलते हैं। जैसे आप जानते हैं कि जो वो विंग होती है स्टूडेंट की, उसे एबीवी भी बोलते हैं। तो बहुत सारे इसके जो है एक तरीके से संगठन बने हुए हैं। तो अधिवक्ता परिषद आरएसएस का संगठन है, और आरएसएस के संगठन के प्रोग्राम में ये जज साहिबा खुद ही 4 बार गई हैं। ये एलिगेशन लगाए हैं केजरीवाल जी ने अपनी राइटिंग में लिख करके, अपनी एफिडेविट में और एप्लीकेशन में। और केजरीवाल जी ने खुद आर्गूमेंट खुद भी किए थे, आपने देखा होगा। तो एक तो बात ये है कि 4 बार आप गई क्यों? एक बार नहीं गई हैं, 4 बार गई हैं। आरएसएस की आइडियोलॉजी से प्रभावित कोई संगठन, आरएसएस की आइडियोलॉजी का संगठन, और वहाँ पर कोई जज साहिबा 4 बार जज रहते हुए जा रही हैं, हाईकोर्ट जज रहते हुए, तो दूसरे के दिमाग में, जो कि पॉलिटिकल पार्टी जैसे केजरीवाल जी है, आम आदमी पार्टी है, वो विपक्षी पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस की पॉलिटिकल विंग है, उसी ने तो इनको खिलाफ लेकर कल से केस बनाया। वो केस में सब जेल गए और उनकी सरकार भी चली गई, दिल्ली सरकार। वो केस हल्का केस नहीं है, सरकार भी चली गई। तो ऐसी स्थिति में केजरीवाल और बाकी के लोग दिमाग की माइंड में ये बात अवश्य आ सकती है और आनी भी चाहिए कि ऐसी जज साहिबा जो कि 4 बार आरएसएस के उसमें जा रहे हैं प्रोग्राम में, अधिवक्ता परिषद प्रोग्राम, तो हमारे साथ फेयर न्याय नहीं करेंगे क्योंकि बीजेपी की आइडियोलॉजी से सहमत हैं। ये उनका पहला तो आर्गूमेंट उनका ये था, जो बड़ा इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट था। इन जज साहिबा ने ये नहीं कहा मैं नहीं गई हूँ, जज साहिबा ने ये नहीं कहा मैं नहीं गई हूँ, जज साहिबा गई हैं, इसमें कोई विवाद नहीं है, बिल्कुल गई है। दूसरी बात एक और बता दूं आपको कि दूसरा केजरीवाल जी ने कहा कि भाई आपके 2 बेटे हैं, इन जज साहिबा के 2 बेटे हैं, और दोनों बेटे सीबीआई के और भारत सरकार के जो पैनल पर, और पैनल वकीलों का पैनल होता है, उस पर भी ये अपॉइंट किए गए हैं, और एक ही दिन में अपॉइंट किए गए हैं दोनों लोग, दोनों वो सरकार करती है। और वो अपॉइंट किए गए हैं, वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होता है। वो कोई वहाँ पर ऐसा नहीं होता गजेंद्र जी कि वहाँ कोई टेस्ट पास कर रहे हैं, इंटरव्यू पास कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होता है, किसी को अपॉइंट कर देते हैं। दोनों बेटों को जज साहिबा के अपॉइंट किया है, और बड़े पैनल दिए गए हैं। बड़े पैनल मतलब ये होता है कि बड़े केसेस इनको अलॉट किए गए हैं। शुरुआत में क्या होता है कि जो यंग लॉयर्स होते हैं उनको बड़े पैनल नहीं मिलते, बड़े केसेस नहीं मिलते, छोटे छोटे केस मिलते हैं, और कम केस मिलते हैं। 2 चीज़ हैं, और केस कम मिलते हैं कि 2-4 महीने में एक आध केस मिल गया तो कम पैसे कमा पाते हैं बेचारे। लेकिन अगर पैनल बड़ा पैनल है, ज़्यादा पैसे मिलते हैं और ज़्यादा केस मिलते हैं। सरकारी केस उन्हें मिल गए, सरकारी केस बहुत सारे मिल गए, तो उनकी इनकम बहुत बढ़ गई। तो इनका केजरीवाल जी का कहना यह था कि जब आपके दोनों बेटों को, यही तुषार मेहता जी सीबीआई के जो इस वक्त जो भारत सरकार के सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, वही केस मार करते हैं आपके बेटों को, दोनों को, और वही आपके इस केस में लड़ रहे हैं हमारे खिलाफ, जो कि सीबीआई के वकील हैं। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, यहाँ भी हैं, और नीचे कोर्ट में भी। तो ऐसी स्थिति हमें फेयर जो है डिसीजन की आशंका नहीं है। हमें आशंका है कि फेयर डिसीजन आप नहीं कर पाएंगे, इससे कृपा करके इस केस से हट जाइए। ये इनका केस था जो सरकार ने मना किया, नहीं ऐसे नहीं हटना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर जज साहिबा ने कल जजमेंट दिया है हटने वाले अपनी एप्लीकेशन पर, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी कि मैं नहीं हटूंगी, मैं इसी केस में रहूंगी। हट जाती तो मेरे ऊपर आरोप लगते कि आपके पास आपने कुछ गड़बड़ करने वाली थी शायद। तो जुडिशरी की न्यायिक स्वतंत्रता के लिए जरूरी है कि मैं इससे ना हटूं, और मैं इस केस में रह करके और फेयरली काम करूंगी। सर, आप तो जज रहे हैं खुद, जो आरोप केजरीवाल लगा रहे हैं, क्या ये ठोस ग्राउंड है? इतने आरोप पे क्या जज बदला जा सकता है? देखिए ऐसा है,
मेरे हिसाब से केजरीवाल जी ने, जैसे मैंने आपको 2 ग्राउंड बताए हैं, इसमें 10 ग्राउंड लिए थे और 10 ग्राउंड मैं कह सकता हूँ वो आर्गूमेंट मैंने सुने हैं, मैंने देखे हैं, और वो ग्राउंड बाकी वैलिड ग्राउंड है मेरी समझ के अकॉर्डिंगली कि जज साहिबा को इस केस से हट जाना चाहिए था। वैलिड ग्राउंड है तो ऑटोमेटिक हट जाना चाहिए उनको। बिल्कुल हटना चाहिए था। नहीं, नहीं देखो ऐसा है, कानून ये कहता है कि कानून ना केवल न्याय होना चाहिए बल्कि न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर किसी पार्टी से किसी जज के संबंध है तो उसे तो वो ग्राउंड का आधार पर हट जाना चाहिए उसके से। हटते रहे हैं पहले भी बहुत सारे केसेस में, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हटते रहे हैं, हाई कोर्ट जजेस भी हटते रहे हैं और नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस भी हटते रहे हैं। मैं एक बात बता दूं कि केजरीवाल जी की एप्लीकेशन लगाने के बावजूद भी, और बाकी 7 और भी हैं मनीष सिसोदिया जैसे लोग, उन्होंने लगाई थी एप्लीकेशन कि आप हट जाइए, नहीं हटी है। लेकिन कल ही इसमें तो हटी नहीं है ये मैडम, और लेकिन ये मैडम दूसरे केस में हट गई। एक केस में, एक केस जो है नरेश बालियान वाला केस है, उस केस में जज साहब खुद हट गई है कल। अच्छा, ये जज साहिबा जस्टिस सूर्यकांता शर्मा जी केजरीवाल के एप्लीकेशन लगाने के बावजूद भी नहीं हट रही हैं। मैं उसी केस को डील करूंगी। और दूसरा केस है बालियान वाला केस है, उस केस में बेल के अगेंस्ट आए हुए हैं, उस केस में से खुद ही रिक्यूज कर गई। तो जज रिक्यूज करते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। तो अब वहाँ तो उन पर ये आरोप भी नहीं थे कि आप जो है ये हट जाइए, वो हट गई। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, दिल्ली हाईकोर्ट में 50 जज के आसपास हैं, क्या जरूरी है कि एक ही जज उस केस को सुने? भाई और भी सुन सकते हैं, इसमें आपत्ति कहाँ है? अगर किसी अपराधी को या दूसरी पार्टी को लगता है भाई मेरे खिलाफ आप न्याय नहीं कर पाएंगे, ऐसी मुझे आशंका है। और मैं एक बात बता दूं, केजरीवाल जी ने आर्गुमेंट जब की थी तो मेन बात इसमें क्या थी, उन्होंने ये कहा था कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप बायसनेस के साथ ऑर्डर करेंगे, लेकिन लॉ ये कहता है कि अगर पार्टी के दिमाग में ऐसी बात आ जाती है कि एप्रीहेंशन है उसे रीजनेबल, कि मेरी आशंका है कि शायद मेरा न्याय नहीं होगा, तो उस स्थिति में जज बायस है कि नहीं वो नहीं देखा जाना, पार्टी को लगता है कि बायस हो सकती हैं वो देखा जाना होता है। लॉ ये कहता है। तो केजरीवाल जी बड़े बेहतरीन आर्गूमेंट किए थे। 2 मामले हुए कल यहाँ, तो ये मैडम का जज साहिबा का, एक लखनऊ बेंच में राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर आया, वहाँ तो जज साहब सुनाते हैं, वहाँ तो किसी नागरिक ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और ये इस कॉन्टेक्स्ट में जस्टिस सुकांता शर्मा तो हट नहीं रही हैं, और वहाँ के जो विद्यार्थी नामक जज साहब हैं वो तो बिना कहे ही हट रहे हैं। सुभाष विद्यार्थी नाम है, लखनऊ बेंच में केस चल रहा है। हुआ ये था कि बीजेपी का कोई कार्यकर्ता है, आरएसएस का कार्यकर्ता है, शायद कर्नाटक का रहने वाला है, उसने लखनऊ में जो सीजीएम है मजिस्ट्रेट के यहाँ केस फाइल किया कि राहुल गांधी जी के खिलाफ जो आप एफआईआर का ऑर्डर कर दिए। उसने एफआईआर ऑर्डर नहीं किए, मजिस्ट्रेट ने एफआईआर ऑर्डर करने से मना कर दिया। ठीक है, उस ऑर्डर को चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में, लखनऊ बेंच में। आरोप क्या लगा रहा? आरोप ये था कि 2 नागरिकता, ये 2 पासपोर्ट है इनके पास में, एक इंडिया का पासपोर्ट है, एक ब्रिटेन का पासपोर्ट है। तो अपराध बनता है इनके खिलाफ एफआईआर के ऑर्डर। किसी कंपनी में इनका बताया गया था। हाँ, वो बहुत लंबे से विवाद चल रहा है, 2004-5 के आसपास चल रहा है, लेकिन किसी ने एफआईआर ऑर्डर नहीं किए और मजिस्ट्रेट ने एफआईआर ऑर्डर नहीं किए। वो ऑर्डर उस जो आरएसएस का कार्यकर्ता था, जो कंप्लेंट था, उसने चैलेंज कर दिया हाईकोर्ट में। तो लखनऊ बेंच इलाहाबाद हाईकोर्ट बेंच की जो हाईकोर्ट है, उस बेंच ने जो जज साहब हैं सुभाष विद्यार्थी, उन्होंने बड़ा विचित्र ऑर्डर पास किया। उन्होंने 17 तारीख को कहा, 17 तारीख को एफआईआर के ऑर्डर कर दिए राहुल गांधी के खिलाफ, उसी केस में, नागरिकता वाले केस में ऑर्डर कर दिए। लेकिन जब डिक्टेट कर दिया ओपन कोर्ट में, ओपन डिक्टेट करने के बाद में क्या है कि बाद में टाइप होता है, स्टैम्प टाइप करता है और फिर जज बाद में साइन करता है, पढ़ने के बाद में चेक वर्बली पहले बोल दिया और लिखवा दिया। लेकिन जब जज साहब जो थे वहाँ के लखनऊ बेंच के जज साहब थे, उन्होंने जब अपने चैम्बर में आके देखा, ऑर्डर पढ़ा, तो उन्हें लगा कि इसमें कुछ कमियां हैं। तो उन्होंने एक जगन्नाथ वर्मा के जजमेंट था इलाहाबाद हाईकोर्ट का, उसने कहा कि उसके हिसाब से मुझे राहुल गांधी को सुनना चाहिए था एफआईआर करने से पहले। मतलब एक पक्ष को सुना और एक को नहीं सुना। चीज़ ऐसी है कि एफआईआर करने से पहले सुनने की आवश्यकता अपराधी को नहीं होती है, लेकिन कुछ जगह होती है, अलग अलग तरह के केसेस होते हैं। लेकिन इस केस को अब इसको छोड़िए फिलहाल, कि आवश्यकता ठीक नहीं थी। बात यह है कि जज साहब ने फिर क्या किया, पहले तो एफआईआर ऑर्डर कर दिया बिना सुने हुए। जब चैम्बर में बैठ करके शाम को जब ऑर्डर देखा तो उन्हें क्या लगा मैंने गलती कर दिया। उन्होंने ऑर्डर वो जो टाइप किया था वो उन्होंने ऑर्डर पर साइन नहीं किया और दूसरा ऑर्डर बना दिया और कह दिया भाई कि हमसे मिस्टेक हो गई। और मैंने जो पार्टी थी, कंप्लेंट था और सरकारी वकील थे, मैंने उनसे पूछा था कि राहुल गांधी को सुनने की आवश्यकता है, उन्होंने मना कर दिया था। तो मैंने जो एफआईआर ऑर्डर कर दिया, बाद में बचला कि एफआईआर ऑर्डर बिना राहुल गांधी सुने हुए नहीं हो सकते हैं। फिर उन्होंने दूसरा ऑर्डर अपलोड कर दिया और कह दिया राहुल गांधी को पहले सुनेंगे, उसके बाद ऑर्डर पास करेंगे। ये बात है 17 तारीख की, 18 तारीख की। लेकिन फिर होता क्या है, उसमें जो कंप्लेंट था बीजेपी का, उसने तो ये भी नहीं कहा कि आप जज साहब हट जाइए, जो लखनऊ बेंच के जज साहब थे तो ये भी नहीं कहा, लेकिन वो जज साहब खुद ही हट गए। अब मुझे बताओ क्यों हटे? कि सवाल ये है कि
वो जो बीजेपी का कार्यकर्ता कंप्लेंट है, आरएसएस का बता रहा है, आरएसएस, वो कह रहा है मैं आरएसएस का 3 पीढ़ियों से हूँ, बीजेपी का 3 पीढ़ी से कार्यकर्ता बता रहा है। उसने केस फाइल किया और उसने कुछ जज साहब ने कोई ऑब्जेक्शन किया जज साहब के खिलाफ, तो जज साहब अपने आप हट गए, जबकि उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप हट जाइए केस से। उसने ये नहीं कहा, उसने ये कहा था कि भाई जो ऑर्डर आपने पहले कर दिया था उस ऑर्डर को अपलोड कर दीजिए। डर गए जज साहब? ऐसे ही कह सकते हैं। देखो जज साहब डर क्यों गए डर इसीलिए गए क्योंकि वो बीजेपी के कार्यकर्ता के आरोप थे, यहाँ पर केजरीवाल के आरोप थे। केजरीवाल बच्ची पार्टी में है, केजरीवाल क्या कर लेंगे बताओ? मतलब यहाँ केजरीवाल अपील कर रहे हैं हटाने के लिए, तो तब जज साहिबा नहीं हट रही, और वहाँ जज खुद ही हट जा रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता के डर से है। मैं इसे कहने में मुझे कोई झिझक नहीं, मैं ये डर ही कहूँगा। क्यों कहूँगा कि वो तो कार्यकर्ता ने ये भी नहीं कहा कि जज साहब आप हट जाइए और दूसरे जज को भेज दीजिए केस को, जैसे केजरीवाल जी ने कह रखा था। उसके बावजूद ही सॉरी खाली उन्होंने पोस्ट किया, मतलब कि जज साहब के खिलाफ कुछ पोस्ट कर दिया, उसी पर जज साहब डर के मारे हट गए। मैं बताऊँ इसका रीज़न क्या है जो मैं समझ पा रहा हूँ। रीज़न ये है कि सरकार जो होती है, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ता था, उसका केस था, एक्यूज राहुल गांधी थे वहाँ पर। अगर कार्यकर्ता कोई जज के खिलाफ आरोप लगा रहा है, कैसे भी हटने के भले ही ना हो, लेकिन लिख रहा है कुछ भी, तो उससे ही जज डर क्यों रहे हैं? क्योंकि जजों के ट्रांसफ़र ऐसी जगह बात में हो रहे हैं कि आप पूछ लीजिए कि इलाहाबाद से पता लगेगा कहीं चला गया नॉर्थ ईस्ट में, कुछ प्रमोशन भी नहीं होते, सुप्रीम कोर्ट में भेजा नहीं जाता है, ऐसे केस दिए जाते हैं जो केस इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। इस डर की वजह से मुझे लगता है कि ऐसे बहुत से जजेज हैं दिल्ली हाई कोर्ट्स के, वो के बीजेपी के खिलाफ कोई ऑर्डर पास करने के खिलाफ पास नहीं करते हैं, ऐसा देखने को नजर आ रहा है। जज साहब ये तो तमाशा सा ना बन गया, तमाशा बन गया। वो देखो ऐसा है, तमाशा इसलिए बढ़ गया कि दिल्ली के जज साहब कह रहे हैं मैं नहीं हटूंगी, मैं तो इसी केस को करूंगी। भैया और केस भी होता है बहुत सारे कर लो। और वहाँ के जो जज साहब गंभीर आरोप लगा रहा है, बहुत गंभीर आरोप लगा रहा है, तब भी नहीं हट रही हैं और कह रही है न्यायिक स्वतंत्रता खंडित हो जाए, मतलब खतरे में पड़ जाएगा, मैं हट जाऊंगी तो। और वहाँ के जज साहब बिना हटने की रिक्वेस्ट कर रही है, कंप्लेंट हटने, क्योंकि वहाँ बीजेपी का आदमी आरोप लगा रहा है। यहाँ लगा रहे हैं आरोप केजरीवाल जी विपक्षी पार्टी को, तो विपक्षी पार्टी पे कोई सरकार तो है नहीं है, तो वो कर क्या लेंगे? मुझे लगता है कि अगर मैं बता रहा हूँ आपको, अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का, अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी का कोई आरोप लगाता तो ये जज साहिबा मुझे उम्मीद है तुरंत हट जाते हैं। रूल है जज स्वतः हट जाता है? हाँ नहीं, रूल तो ऐसा है कि अगर जज जो है ऐसा केस को सुन रहा है जिसमें जज जो है किसी पार्टी के साथ दोस्ती है, रिश्तेदार हैं या कोई व्यापारिक डीलिंग रही हुई है, उस स्थिति में जज उसके को सुन नहीं सकता। हमारा नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल होता है, वो कहता है कि जज जो है जिस केस में जिस व्यक्ति के साथ में उसके दोस्ती है, रिश्तेदारी संबंध है या कोई डीलिंग है, तो उस केस को सुनना नहीं चाहिए। और या कोई बात है तो नहीं सुनना चाहिए, जिससे कि दूसरी पार्टी को ऐसा ना लगे कि जज साहब तो उस प्रभाव में आकर के जजमेंट हमारे लखनऊ वाले में दोनों में उल्टा हो रहा है। अब उल्टा हो रहा है। अब तो यही बात है न्यायपालिका की पोल इसी से खुल रही है। आप मुझे बताएं, एक जज बिना कहे हट रहा है क्योंकि बीजेपी का आरोप लगा रहा है, वो हटने का आरोप नहीं लगा, हटाने की बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ कह रहा है जज साहब ने ऐसा ऑर्डर क्यों कर दिया, इसी पे जो है जज साहब हट रहे हैं। और यहाँ पर लिखित में केजरीवाल जी कोर्ट में खुद बहस कर रहे हैं, एप्लीकेशन लगा रहे हैं, बाकी 7 लोग और लगा रहे हैं, राइटिंग में लगा रहे हैं, हटने की डिमांड कर रहे हैं और बहुत सारे 10 ग्राउंड लिख रहे हैं कि तुम्हारे बेटों को बच्चों को जो भारत सरकार ये कर रही है कि तुम खुद 4 बार RSS के प्रोग्राम में जा चुके हो, उसके बाद जज साहब मैं इसी केस को सुनूंगी। तो मेरे हिसाब से ये गलत है। मैं बता दूँ जस्टिस जो है अभी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अभय ओका अभी रिटायर हुए हैं 1 साल पहले, उनसे जब ये बात पूछी गई, वो भी विद्यार्थी परिषद के प्रोग्राम में गए हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं आपके प्रोग्राम में इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं अब जज नहीं रहा हूँ, अगर जज होता मैं सुप्रीम कोर्ट का तो आपके प्रोग्राम में मैं नहीं आता। ये बात अभी की है 5-7 दिन पहले की। तो आप देखो जस्टिस ओका जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, उन्होंने कहा कि किसी भी जज को जो सर्विंग जज हो, जो नौकरी में जज हो, उस जज को ऐसे अधिवक्ता परिषद के प्रोग्राम में नहीं जाना चाहिए जिसकी पॉलिटिकली आइडियोलॉजी से कनेक्शन है, क्योंकि ऐसा जाएंगे तो जज के खिलाफ आरोप लगाएंगे। जज साहिबा का कहना है कि ये कोई ठोस आधार नहीं है ना, देखिए ये ठोस आधार नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि जस्टिस अभय ओका क्यों कह रहे हैं कि इसके विद्यार्थी परिषद के प्रोग्राम में जाना नहीं जाना चाहिए, जजों को जाना भी एक आधार हो सकता है जज को रिक्यूज करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि RSS की जो देखो RSS के प्रोग्राम में 1 बार नहीं गए हैं, 4 बार मैडम गई हैं, ये आरोप है मैडम के ऊपर, केजरीवाल जी लगाया 4 बार गए हैं। तो मुझे ये बताते हैं कि जब RSS की विचारधारा से सहमत नहीं है तो ये 4 बार नहीं 1 बार जाती। जज साहब ने अपने ऑर्डर में ही लिखा हुआ है जब डिसमिस किया केजरीवाल जी की एप्लीकेशन, बाकी औरों की एप्लीकेशन, कि देखो ऐसा है मैं खाली इन्हीं के प्रोग्राम में नहीं गई हूँ अधिवक्ता परिषद के, मैं और प्रोग्राम में भी गई हूँ, जैसे
लॉ यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में गई हूँ, वकीलों के और प्रोग्राम में गई हूँ, लेकिन वो प्रोग्राम डिफरेंट हैं, वो किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से कनेक्टेड प्रोग्राम में नहीं गई आप, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, आप अधिवक्ता परिषद के प्रोग्राम 4 बार जा रहे, इसका मतलब RSS की आइडियोलॉजी से आप सहमत है। मैं आपको क्या होगा इस केस में सर? देखिए, ऐसा इस केस में केजरीवाल जी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेगा मुझे नहीं पता। आपको पता है कि जैसे सूर्यकांत जी बीजेपी से पूरी तरीके से विचारधारा से सहमत नजर आते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज इसको इनको हटा सकते हैं या फिर नहीं, हाई कोर्ट के चीफ जज? नहीं, ट्रांसफर केस कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर जाएगा, और केजरीवाल जी चाहेंगे तो। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके पास ना, उनके पास पावर नहीं है। अब वो तो उन्होंने तो पहले मना कर दिया था। इस सूर्यकांत शर्मा जी जज साहब के पास जाने से पहले वो चीफ जस्टिस और दिल्ली हाई कोर्ट के पास गए था केजरीवाल जी, उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं कर सकता, जज साहब के पास खुद जाइए, तो वहाँ चले गए। अब केजरीवाल जी इस ऑर्डर के खिलाफ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, मुझे लगता है, और जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेगा, मुझे संभावना कम नजर आती है कि सुप्रीम कोर्ट इनको ट्रांसफर करेगा। जज साहब यही सुनेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आइडियोलॉजी से प्रभावित है। मिल सकता है। मैं एक बात बता चलूँगा जी आपको लास्ट में, कि मैं जो देख रहा हूँ आजकल जजों की भर्ती, जो हाईकोर्ट जज डायरेक्ट वकीलों से बनते हैं, वो कैसे बन रहे हैं, वो ज़्यादातर जजेज वो बन रहे हैं, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ जजेज, कुछ एक्स अब्बाद हो सकते हैं, जो RSS की शाखाओं में जाते हैं। आप ये समझिए, मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के कुछ जजों का नाम जानता हूँ, बताऊंगा नहीं, वो RSS की शाखाओं में जाते थे, उसके बाद में वो हाई कोर्ट जज बने इसीलिए हैं कि RSS की शाखाओं में जाते थे, नंबर 1। इसी तरीके से साथ में एक महिला जज बनी थी, वो तो RSS की ही प्रवक्ता थी, RSS के प्रोग्राम में जाती थी, RSS के ही काम करती थी, तब उन्हें जज बनाया गया तो उन पर आपत्ति करी गई थी। उन्होंने कहा गया था आप ऐसे जज नहीं बना सकते जो कि RSS शाखा में जाते हैं, लेकिन उस वक्त चीफ जस्टिस इंडिया मेरे ख्याल से वो थे शायद चंद्रचूड़ जी, उन्होंने कहा नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता, हम जज फ्री बना सकते हैं, तो वो एक अलग बात होगी। तो बात देखकर आप समझिए कि वो पहले जाते थे उस प्रोग्राम में, लेकिन ये जज साहब जज बनने के बाद जाते हैं। बीला त्रिवेदी जी अलग कहानी है, उनकी कहानी डिफरेंट है ना। वो तो बीजेपी के बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो भी एक कहानी थी। तो देखिए बात ये है, अगर कोई RSS की शाखाओं में जाता है जज बनने से पहले, जज बनने के बाद में, निश्चित रूप से दूसरी जो लोग हैं, जो विपक्षी पार्टी के लोग, दिमाग में आशंका जाएगी कि न्याय हमारे